जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। भाषण का शीर्षक है, इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी अछूत समाज की आजादी की लड़ाई का समर्थन नहीं करता। ये भाषण बाबा साहेब ने तब दिया था जब पूना शहर के अहिल्याश्रम में 21 जुलाई 1946 के दिन दोपहर 3:30 बजे एक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महिलाओं तथा पुरुषों की भारी भरकम भीड़ को संबोधित करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, भाइयों और बहनों, इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी अछूत समाज की आजादी की लड़ाई का समर्थन नहीं करता। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज के वीडियो की जानकारी आपसे साझा कर दी है। बाबा साहेब ने भाषण देते हुए कहा था, जो भी करना है अभी करना है। उसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा था, जब पिता मरने के किनारे होता है तो वह वसीयत लिखता है कि उसकी संपत्ति किसे मिले। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी है कि वे इस देश को छोड़ रहे हैं। उसने भी मरते हुए पिता की तरह उसने भी अपनी वसीयत लिखी है। जिस प्रकार एक पिता तय करता है कि उसके बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी तय किया है कि इस देश का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्होंने घोषणा की है कि इस देश के केवल 2 ही असली उत्तराधिकारी होंगे, हिंदू और मुसलमान। उन्होंने अछूतों का जिक्र तक नहीं किया। हमने सोचा था कि जब इस देश के पूर्वजों के अधिकारों का फैसला हो रहा है तो अछूतों को भी कुछ मिलेगा। हमने सोचा था कि अगर हिंदुओं को 8 मिलेंगे तो हमें कम से कम चौवनी पावली तो जरूर मिलेगी। लेकिन विश्वासघाती और बेहद चालाक अंग्रेजों ने अछूत समुदाय को धोखा दिया। अगर हमें हिंदी देश पर खुशी से राज करना है तो हिंदुओं को हमारे सवालों का जवाब देना होगा। अब तक हिंदुओं ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, इसीलिए हम हिंदुओं से युद्ध कर रहे हैं। अंग्रेजों से झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। पूर्वजों के अधिकारों के लिए मृत पिता से लड़ने में कहाँ की समझदारी है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जी। अंबेडकरवाद और सामाजिक समानता का सवाल। खास तौर पर जैसा हमें मिले एक विश्लेषण में इसे पेश किया गया है। हाँ। हमारे पास एक लेख है जो बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्षों पर फोकस करता है, विशेष रूप से 1946 का जो दौर था और उनकी विचारधारा आज कितनी प्रासंगिक है इस पर। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद है एक तो उस दौर की राजनीतिक सामाजिक हकीकत को समझना और दूसरा ये देखना कि सामाजिक बराबरी के लिए अंबेडकर के विचार आज कितने मौजू माने जा रहे हैं। कम से कम इस लेख के नजरिए से तो यही लगता है। सही। शुरुआत करते हैं 1946 के एक खास पल से। 21 जुलाई 1946, पूना का अहिल्या आश्रम। बाबा साहेब ने एक भाषण दिया था। उस समय, जैसा इस लेख में बताया गया है, अस्पृश्य समाज मतलब जिन्हें सामाजिक तौर पर अलग रखा गया था, उनकी आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक का मानना है कि वो स्थिति आज भी कुछ मायनों में बदली नहीं है। चलिए इसी परत को खोलकर देखते हैं। हाँ, ये 1946 का जो राजनीतिक माहौल था उसे समझना जरूरी है। जी। जो दस्तावेज हमारे पास हैं उसके मुताबिक उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही कह सकते हैं अकेली बड़ी ताकत थी। अच्छा। जिसे अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की सत्ता मिलना लगभग तय माना जा रहा था। और इस विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस मुख्य रूप से हिंदू सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ओके। तो इसी आधार पर लेखक का तर्क है कि दलित या अस्पृश्य समाज की जो राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता थी उसका सबसे मुखर विरोध वो कांग्रेस के भीतर से ही हो रहा था। तो क्या उस समय कोई और पार्टियां या राजनीतिक ताकतें नहीं थीं, मतलब जो इस समीकरण को बदल सकती थीं या शायद अंबेडकर का साथ दे सकती थी? देखिए, दूसरे राजनीतिक दल तो थे, पर इस लेख के अनुसार उनमें से किसी की भी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो सत्ता की दावेदारी कर सकें या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को चुनौती दे पाएं। एक बड़ी विपक्षी ताकत मुस्लिम लीग जरूर थी। वो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करती थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान, जैसा हम जानते हैं, एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने पर था। सही। इसलिए इस विश्लेषण में माना गया है कि उनसे भारत के अंदरूनी सामाजिक मसलों में, खासकर अस्पृश्य समाज के हकों के लिए किसी तरह के सहयोग की या विरोध की भी उम्मीद करना बेमानी था।
क्योंकि उनका एजेंडा ही अलग था। हाँ, वो तो एक तरह से भारत की मुख्य धारा की राजनीति से अलग ही चल रहे थे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहेब अम्बेडकर उस वक्त की राजनीति में एक तरह से अकेले ही खड़े थे, खासकर अपने समाज के हक की लड़ाई में। हाँ, काफी हद तक। और ये तब जब इस लेख में उन्हें उस दौर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीय नेताओं में से एक बताया गया है, जिनकी गिनती दुनिया के बड़े विचारकों में होती थी। यहाँ तक कहा गया है कि तर्क और बहस में उनके सामने कोई भारतीय नेता टिक नहीं पाता था। बिल्कुल, उनकी बौद्धिक क्षमता पर इस लेख में काफी जोर दिया गया है। पर यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अच्छा। लेखक का कहना है कि जब विरोधी उनके तर्कों का जवाब नहीं दे पाते थे तो उनके रास्ते में रुकावट डालने के लिए दूसरे हथकंडे अपनाए जाते थे। जैसे धन बल का इस्तेमाल, छल कपट, यहाँ तक कि गुंडागर्दी और दूसरे अमानवीय दबाव। मतलब ये सिर्फ वैचारिक विरोध नहीं था। अमानवीय दबाव, ये तो बहुत गंभीर बात है। क्या इस लेख में इसका कोई ठोस उदाहरण भी दिया गया है? हाँ, एक बहुत ही संवेदनशील वाक्य का जिक्र है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया आमरण अनशन। ओके। इस लेख का तर्क है कि उस अनशन का इस्तेमाल हिंदू समाज की भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया। ओके। और उसका सीधा निशाना अंबेडकर और उनकी मांगे थी। इसके नतीजे में, जैसा यहाँ बताया गया है, देश भर से अंबेडकर को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और कई जगहों पर अस्पृश्य समाज की बस्तियों को जलाने की घटनाएं भी हुईं। मकसद साफ था, उन पर इतना दबाव बनाना कि वो अपने रास्ते से हट जाएं। ये तो इतिहास का एक बहुत ही विवादास्पद अध्याय है और स्रोत का ये नजरिया कि अनशन का इस्तेमाल इस तरह हुआ, ये काफी चौंकाने वाला है। सही कहा, और ये विश्लेषण इसी बिंदु पर जोर देता है, लेकिन साथ ही ये बात भी साफ करता है कि अंबेडकर का पूरा संघर्ष ज्ञान, तर्क और दलीलों पर टिका था। उनका लक्ष्य सिर्फ अस्पृश्य समाज के लिए न्याय नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय समाज में बराबरी लाना था। इस लेख के मुताबिक उनके इस बौद्धिक रूप से मजबूत रास्ते को, जिसे उन्होंने बहुत सोच समझकर चुना था, गांधी जैसे कद्दावर नेता भी अपनी मर्जी से बदलवा नहीं पाए। अंबेडकर की जो दृढ़ता थी वो उनकी अपने ज्ञान और तर्कों से आती थी, किसी बाहरी दबाव से नहीं। तो ये थी 1946 की तस्वीर, जैसा कि इस लेख में खींची गई है। काफी जटिल और तनावपूर्ण माहौल रहा होगा, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस विश्लेषण में आज के भारत की राजनीति को कैसे देखा गया है? क्या वो पुरानी कश्मकश आज भी जारी है? हाँ, लेखक आज के हालात पर आता है और एक बड़ा बदलाव नोट करता है। आज के भारत में कांग्रेस का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग जैसी कोई वैसी ताकतवर पार्टी नहीं है जिसका आधार अलग राष्ट्रवाद हो। ठीक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है। लेखक का मानना है कि आज भारत में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कई क्षेत्रीय दल हों, उनका अंतिम लक्ष्य, ऐसा लेखक को लगता है, एक ही दिशा में जाता दिखता है। इसे लेखक ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का चक्रव्यूह कहा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का चक्रव्यूह, ये सुनने में काफी भारी लगता है। इस विश्लेषण के मुताबिक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, जैसा इस लेख में समझाया गया है, ये है कि इन सभी दलों का कथित तौर पर उद्देश्य ये है कि भारत में जो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी अपनी विशिष्ट पहचान धीरे धीरे खत्म हो जाए। अच्छा। और वे सब एक व्यापक हिंदू राष्ट्रवाद की धारा में समाहित हो जाएं। ये एक तरह से कह सकते हैं सांस्कृतिक और राजनीतिक एक रूपता लाने की कोशिश है, ऐसा लेखक का दावा है। ये तो बहुत बड़ा दावा है कि लगभग सभी मुख्यधारा की पार्टियों का लक्ष्य एक ही है। क्या इस लेख में इस दावे के समर्थन में कोई वजह या पैटर्न बताया गया है? हाँ, इसके लिए लेखक नेताओं के दल बदल की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। ओके। अक्सर देखा जाता है कि नेता बड़ी आसानी से एक पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं, कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से आप या किसी क्षेत्रीय दल में। हाँ, ये तो दिखता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का उदाहरण दिया गया है। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद अकाली दल में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, मुख्यमंत्री बने और अब भाजपा में हैं। लेखक तो यहाँ तक कहता है कि शायद भविष्य में वो आप या किसी और दल में भी चले जाएं। अच्छा, तो नेता दल बदल तो करते हैं, ये तो हम देखते ही हैं। पर स्रोत का कहना है कि इसमें खास बात क्या है, या ये चक्रव्यूह वाले दावे से कैसे जुड़ता है? यहाँ लेखक एक बहुत ही नुकीला बिंदु उठाता है। वो कहता है कि ये नेता इन तमाम पार्टियों, कांग्रेस, भाजपा, आप, अकाली दल वगैरह में तो आते जाते रहते हैं। हाँ। लेकिन एक खास दहलीज है जिसे वो पार नहीं करते, वो है बसपा, यानी
बहुजन समाज पार्टी की। अच्छा, ऐसा क्यों? लेखक पूछता है ऐसा क्यों है, और उसका जवाब वो खुद देता है कि बसपा ही वो पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक और राजनीतिक समानता की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। और ये सिर्फ कैप्टन सिंह जैसे बड़े नेताओं की बात नहीं है। लेखक का मानना है कि पंजाब के लगभग 2% विशिष्ट जाति वर्ग को छोड़कर बाकी सभी जातियों और वर्गों के लोगों की भी यही मानसिकता दिखती है। समझने वाली है। मतलब ये विश्लेषण ये कह रहा है कि आम मतदाता भी, भले ही वो किसी भी जाति या वर्ग के हों, उन पार्टियों को वोट दे सकते हैं जिन पर असमानता या तानाशाही बढ़ाने का आरोप लग रहा है। हाँ, लेकिन समानता, बराबरी और भाईचारे की बात करने वाली पार्टी यानी बसपा के करीब जाने से कतराते हैं। बिल्कुल, यही वो विरोधाभास है जिस पर ये लेख उंगली उठाता है। लेखक का तर्क है कि ऐसी मानसिकता वाले भारतीय, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, अक्सर वोट देकर ऐसी सरकारें बनवा देते हैं जिन पर बाद में तानाशाही चलाने, ऊंच नीच और जातिवाद को बढ़ावा देने, अन्याय करने, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और अमीर गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करने के आरोप लगते हैं। और फिर क्या होता है? अगले 5 साल वही लोग अपनी ही चुनी हुई सरकार का विरोध करते हैं, धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, भारत बंद का नारा लगाते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेखक यहाँ याद दिलाता है, अरे भाई, ये सरकारें किसी दूसरे ग्रह से या किसी बाहरी देश के वोटरों ने तो नहीं बनाई, ये तो यहीं के लोगों ने चुनी है। वाकई, ये तो सोचने वाली बात है। क्या इस नजरिए को और समझाने के लिए कोई और उदाहरण दिया गया है? हाँ, पंजाब और देश के किसानों का उदाहरण दिया गया है। ये किसान अपने हकों के लिए सालों साल धरने, प्रदर्शन करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो अक्सर फिर से उन्हीं पार्टियों या उसी मानसिकता के लोगों की सरकार बनवा देते हैं जिनके बारे में लेखक का मानना है कि वो हजारों सालों से किसानों और मजदूरों का शोषण करते आ रहे हैं। अच्छा। लेखक किसानों की अपनी राजनीति पर भी टिप्पणी करता है। कहता है कि वो भी एक पदानुक्रम, मतलब हायरार्की पर चलती है। क्या मतलब? यानी ऊपर वालों की चाटुकारिता करते हैं और नीचे वालों का दमन करते हैं। लेखक का ये भी कहना है कि उनकी राजनीति में भी पूरी ईमानदारी नहीं दिखती। ये तो काफी तीखी आलोचना है, न केवल राजनीतिक दलों की, बल्कि मतदाता व्यवहार और सामाजिक आंदोलनों की राजनीति की भी। हाँ, है तो फिर इस विश्लेषण के अनुसार ये जो शोषण का चक्र बताया जा रहा है, इसका अंत कैसे होगा? इसका समाधान क्या है? लेखक का जवाब बहुत साफ और सीधा है। उसका तर्क है कि ये शोषण होता है और होता ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक कि देश में सत्ता की बागडोर उस विचारधारा के हाथ में नहीं आती जो बाबा साहेब अंबेडकर ने दी थी, यानी समानतावाद पर आधारित विचारधारा। अच्छा। जब तक ऐसी सरकार नहीं बनती जो सही मायनों में सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने के लिए प्रतिबद्ध हो, तब तक ये चक्र टूट नहीं सकता, ऐसा इस लेख का मानना है। तो कुल मिलाकर इस नजरिए का सार ये है कि भारत में जो सामाजिक और आर्थिक शोषण की जड़ें गहरी हैं, उन्हें तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक देश का शासन बाबा साहेब अंबेडकर की बराबरी वाली सोच के आधार पर न चले। यही इस विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष लगता है। हाँ, और अगर हम में से थोड़ा और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये विश्लेषण अंबेडकरवाद को सिर्फ दलितों के उत्थान का आंदोलन या एक ऐतिहासिक विचारधारा के तौर पर ही नहीं देखता, बल्कि लेखक इससे पूरे भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का एकमात्र रास्ता बताता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी बुनियाद सामाजिक बराबरी पर टिकी हो। यहाँ ये दोहराना बहुत जरूरी है। हाँ, बताएं। कि ये पूरा विश्लेषण, ये सारे तर्क और निष्कर्ष पूरी तरह से हमें उपलब्ध कराए गए स्रोत पर आधारित हैं। बिल्कुल। हम सिर्फ उसी जानकारी और नजरिए को आपके सामने रख रहे हैं जो उस लेख में मौजूद है। इसमें हमारी अपनी कोई राय शामिल नहीं है। बिल्कुल। और इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में उठता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। जी, अगर ये विश्लेषण सही है तो वो कौन से गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक या शायद मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जो इस अजीब चक्र को बनाए रखते हैं? क्यों मतदाता शोषण का अनुभव करने के बावजूद, जैसा कि ये लेख तर्क देता है, बार बार उन्हीं राजनीतिक ताकतों को चुनते हैं जो कथित तौर पर असमानता को ही मजबूत करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के बाद भी सोचने के लिए रह जाता है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें।
हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।